अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शाहिद। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। हमने इसको डिफाइन किया था और हमने एज वेल एज देखा था इसके क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन द मास एंड द वेट। और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड द मोशन। क्योंकि हमें ये बात पता है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाती है तो ऑब्वियसली वो बॉडी मोशन करती है। अगर कुछ केसेस में नहीं भी करेगी तो हम उसको भी देखेंगे, क्योंकि हमें ये बात पता है कि फोर्स सिर्फ बॉडी को मूव ही नहीं करवाती बल्कि ट्राई करती है तो उसको मूव करवाने की। तो इसीलिए हम देखेंगे कि फोर्स का और मोशन का क्या रिलेशन है आपस में, यानी हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ के बारे में। तो देखते हैं जी न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं। हमने कहा कि जैसे कि हम अभी कहा कि ये फोर्स और मोशन के बारे में एक रिलेशनशिप है, उनका एक इंटरेक्शन है। और इसको सबसे पहले जो है वो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। उनकी जो बुक थी उनकी थी द प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, और ये फर्स्ट टाइम 1687 में पब्लिश किए थे और ये न्यूटन्स के लॉ कहलाते हैं। ये तीन लॉज हैं जो मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में हमें बताते हैं। तो तीन डिफरेंट लॉ हैं। तो आइए हम चलते हैं जरा पहले की तरफ। व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर हम एक बॉल को एक स्मूथ सरफेस के ऊपर मूव करवाएंगे तो ऑब्वियसली वो स्मूथ सरफेस होगी तो बॉल जो है वो फोर्स लगाने पर ज़्यादा दूर तक मोशन करती जाएगी एज कम्पेयर टू अगर हम उसको उसी बॉल को उतनी फोर्स लगा के अगर हम किसी रफ ग्राउंड के ऊपर मूव करवाते हैं तो वह जल्दी ही स्टॉप कर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो बॉल रफ ग्राउंड के ऊपर जल्दी स्टॉप कर जाती है इट्स मीन कि एक अपोजिट फोर्स यानी फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा लग रही है या ज़्यादा फ्रिक्शन बियर करना पड़ रही है बॉल को, इसलिए वो जल्दी रुक जाती है। और जो स्मूथ सरफेस है उसमें बॉल जो है वह ज़्यादा देर तक मूव करती रहती है। लेकिन क्या हो अगर हम इसके ऊपर फोर्स ही ना लगाएं, तो जाहिर सी बात है अगर हम उस बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो बॉडी स्टॉप नहीं होगी। देखें, रफ ग्राउंड था तो बॉडी जल्दी स्टॉप कर जाती है। अगर स्मूथ ग्राउंड हो यानी स्मूथ फ्लोर हो या स्मूथ सरफेस हो तो ऑब्वियसली बॉडी जल्दी स्टॉप नहीं करेगी। अगर हम बॉडी को और सरफेस स्मूथ कर लेते हैं उसकी तो ऑब्वियसली बॉडी और एक लंबे अरसे तक चलना स्टार्ट कर देगी। इट्स मीन दैट कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई ना करे तो वो बॉडी कभी भी स्टॉप नहीं होगी। हम इसकी के और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और हम इसका जरा देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि अगर सपोज करें एक टेबल है, उसके ऊपर हमने बुक को प्लेस किया हुआ है, एक बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर और हम उसके ऊपर अगर फोर्स नहीं लगा रहे तो ऑब्वियसली हम अगर उसको एक दिन बाद, 2 दिन बाद या जब मर्जी आके देखें, क्योंकि हमने उसको फोर्स नहीं लगाई होगी तो वो मूव नहीं करेगी बल्कि उसी जगह पर पड़ी हुई होगी। इट्स मीन दैट कि न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर अप्लाई ना करें तो बॉडी रेस्ट में होगी, और अगर हम बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। और ये बॉडी की जो मोशन है ये उस वक्त तक रहेगी जब तक के बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। यानी कि ये मोशन उसकी स्ट्रेट लाइन में होगी, यानी कि वो सीधी लाइन में मोशन करती रहेगी और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। इट्स मीन दैट कि जब बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी ने जो एक रिदम, एक स्पीड या वेलोसिटी को अटेन कर लिया तो वो काफ़ी जब तक वो मूव करती रहेगी, जब तक कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो वो वही रहेगी, उसमें कोई भी जो चेंज है वो नहीं आएगा उसकी स्पीड के अंदर। और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, उसकी इस स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, एक दो और एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि अगर हम बुक्स को टेबल के ऊपर रखा हो तो ये देखें ये बुक्स एज इट इज एज पड़ी रहेंगी जब तक कि इसके ऊपर कोई और फोर्स अमल नहीं करेगी। हम नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। सपोज कर एक फुटबॉल है, अगर वो ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक कि उसके ऊपर दूसरी फोर्स अमल नहीं करेगी। अगर उसको फोर्स करते हैं, उस बॉडी के ऊपर को फोर्स लगाते हैं, उसको किक करते हैं उस फुटबॉल को, तो ऑब्वियसली ये मूव करता रहेगा और ये कभी भी स्टॉप नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक कि इसके ऊपर कोई और फोर्स अमल ना करे। तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स, एक फ्रिक्शनल इफेक्ट इसके ऊपर असर कर रहा होता है, इसीलिए ये जो फुटबॉल है ये थोड़ी देर बाद रुक जाता है। तो देखें हमने यहाँ पे एक रेजिस्टिव फोर्स लगा दिया है, इसको रोकने वाली एक फोर्स लगा दी है, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी को चलाने के लिए, उसको मूव करवाने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है और उसको स्टॉप करने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए यहाँ पर स्टार्ट में इस फुटबॉल को मूव करवाने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत है
और इस फुटबॉल को रोकने के लिए भी फोर्स की जरूरत है। अगर ये फोर्स नहीं लगाएंगे तो या तो इसी स्टेट में रहेगा, स्टॉप की हालत में, रेस्ट की हालत में, और या ये इसी मोशन की हालत में रहेगा, स्टेट में रहेगा उस वक्त तक जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करेंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट्स एक न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में देखें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों लॉ से। तो व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ? अच्छा, बिफोर गोइंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मैंने यहाँ पर नेट फोर्स की बात की थी न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर। व्हाट इज एक्चुअली नेट फोर्स? नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स होता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हमने उस बॉडी पर अप्लाई की होती हैं उन सब का अगर हम सम ले लें तो वो कहलाता है नेट फोर्स। अगर सपोज करें कि अगर किसी बॉडी की नेट फोर्स 0 है, इट्स मीन दैट कि वो बॉडी रेस्ट में है, उस पर कोई भी किसी किस्म का फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। अगर हम इस केस में देखें तो एक जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस तरफ को है और दूसरी फोर्स की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है। इस मीन दैट कि इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे से माइनस हो जाएंगी और जो नेट फोर्स होगी 0। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस वक्त रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो नेट फोर्स है वो 0 अप्लाई हो रहा है, F इज इक्वल टू 0। ये सेम एज इट इज एज वही केस है जैसा कि हमने पहला केस लिया हुआ था कि यहाँ पर जो बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स है वो 0 है। अगर हम एक और एग्जांपल लें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक दो डिफरेंट पर्सन जो हैं वो इस के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इसका नेट फोर्स देखें तो कितना होगा कि एक फोर्स इसकी, ये पहले वाले मैन की, जो दूसरी फोर्स है ये दूसरे वाले पर्सन की, तो दोनों फोर्सेस को जब हम ऐड करेंगे तो 2 फोर्सेस हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट F1 this one force and F2 is the second man force and it become the 2F। तो इसका जो इस केस में जो नेट फोर्स है वो 2F हो जाएगा। पहले वाले केस में नेट फोर्स 0, इस वाले केस में भी नेट फोर्स 0 क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट लग रही थी। और इस वाले केस में जो नेट फोर्स है वो 2F है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए इसका जो सम होगा या नेट फोर्स होगा वो 2F होगा। तो ये था बच्चों नेट फोर्स। तो नेक्स्ट चलते हैं जी हम अपने न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? ये भी हमें फोर्स और मोशन का रिलेशनशिप डिस्कस करता है कि इनका क्या इंटरेक्शन है, किस तरह से फोर्स लगाएंगे तो बॉडी की मोशन किस तरह से होगी। तो डिस्कस करते हैं हम जरा इनका रिलेशन फोर्स का और मोशन का। तो हमें पता है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी मूव करती है। अब जरूरी नहीं है कि बॉडी मूव करे, लेकिन हम इसमें वही केस लेंगे कि बॉडी मूव करे। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो हम फोर्स और मोशन का रिलेशन डिस्कस नहीं कर सकते। और न्यूटन लॉ जो कि हमें रिलेशनशिप बताते हैं फोर्स का और मोशन का, तो इसीलिए हमें बॉडी को मूव करवाना पड़ेगा। तो हम यही केस लेते हैं कि बॉडी पर फोर्स अप्लाई की तो बॉडी की जो मोशन है वो होना शुरू हो गई। अब जाहिर सी बात है बॉडी पर जब नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी स्पीड अप होगी, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो इसीलिए हमें पता है कि जब बॉडी में स्पीड में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स जब बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों इसके साथ डिस्कस करना पड़ेंगे। तो इसकी डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन उधर को ही होगी जिधर को बॉडी की फोर्स नेट फोर्स बॉडी पर अप्लाई हो रही होगी। अगर नेट फोर्स जो है बॉडी की इन फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी तो ऑब्वियसली बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रही है वो इनवर्स डायरेक्शन में एक बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी तो बॉडी पर का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स की तरफ को ही होगा। अगर हम डिस्कस करें इसका मैग्नीट्यूड तो बॉडी का जो मैग्नीट्यूड है, बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी की फोर्स के डायरेक्टली होगा। मतलब क्या कि एक्सेलरेशन जिस तरह अगर बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स अब बढ़ती जाएगी उस तरह ही बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ता जाएगा हम उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके साथ हम जरा मैथ्स के साथ रिलेशन चेक कर लें। तो इसी तरह बॉडी का जो मैस के बॉडी का जो एक्सेलरेशन है उसका जो मैस के साथ रिलेशन है वो इन्वर्सली रिलेशन है। मतलब ये कि बॉडी के ऊपर जो बॉडी का मैस ज्यादा होगा तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि बॉडी का एक्सेलरेशन कैसे ज्यादा होगा बॉडी के फोर्स को बढ़ाने पर। तो हमें ये बात पता है कि अगर अ मैन अप्लाई अ फोर्स ऑन अ कार तो ऑब्वियसली वो सिर्फ सिंगल पर्सन है तो उसकी जो बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उससे बॉडी की कार की जो स्पीड उसमें कम चेंज आएगा। जब कार में स्पीड चेंज कम आएगा तो ऑब्वियसली उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कम होगा। लेकिन अगर उसी कार को सेम कार को जो है वो दो पर्सन अब अप्लाई करें उसके ऊपर फोर्स विद द सेम
अब दो बंदे उसके ऊपर अपनी फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड में ज़्यादा चेंज आ जाएगा, इंक्रीज ज़्यादा आ जाएगा, तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अगर हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें तो हमें पता है कि अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करें एक साइकिल के ऊपर, तो सेम फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब कैसे पता चला ज़्यादा हो जाएगी? हमें तो उस वक्त तक पता ही नहीं चलता जब तक हम कंपैरिजन नहीं करते। तो इसलिए जब हम कंपैरिजन करते हैं विद द कार, कि सपोज करें कि हमने बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाई है, एक हमने कार के ऊपर फोर्स लगाई, हम अगर देखें कार को देखें कंपैरेटिवली, तो कार का क्योंकि मैथ ज्यादा होगा, जब कार का मैथ ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली कार का मैथ ज्यादा होने की वजह से इसकी स्पीड में जो चेंज आएगा वो कम आएगा। अगर हम इसी रिस्पेक्ट टू साइकिल देखें, अगर वही फोर्स साइकिल पर लगाएंगे तो साइकिल पर जो हम लगा रहे हैं फोर्स वो भी उतनी ही होगी, लेकिन इसका मैथ कम होने की वजह से इसमें स्पीड इंक्रीज ज्यादा हो जाएगा और बॉडी की का जो एक्सेलरेशन का वो ज्यादा होगा। तो देखिए हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कार के ऊपर भी और साइकिल के ऊपर भी और कार के ऊपर, दोनों फोर्स अप्लाई करने पर इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, इसका एक्सेलरेशन कार का एक्सेलरेशन कम होता है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली रिलेट होगा फोर्स के साथ, और यही मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इनवर्सली रिलेट होगा मास के साथ। तो यहाँ से हम इस बात की अच्छी समझ आ जाती है। लेकिन अगर हम इसको कोई मैथमेटिकल फार्मूला कर लें तो हमें ज़्यादा आसान हो जाएगा कि कितनी फोर्स लगाने पर बॉडी ने कितनी मोशन करनी है, इस जगह पे कितनी फोर्स लगाने पर बॉडी कितनी मोशन करेगी। अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो लेट्स बिगिन टू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सपोज करें कि हमने बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, बॉडी में एक्सेलरेशन होगा और ये एक्सेलरेशन उसी नेट फोर्स की तरफ होगा जिधर को नेट फोर्स होगी उधर को ही एक्सेलरेशन होगा। हमने पहला रिलेशन पढ़ा कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली होगा, मीन अगर बॉडी की जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। हमने दूसरा रिलेशन पढ़ा, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड द मास, कि बॉडी का जो मास है वो एक्सेलरेशन के साथ इनवर्सली रिलेट है, कि अगर मास ज्यादा होगा तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो इट्स मीन दैट कि बॉडी का जो मास है वो कम होगा। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये तो इस तरह से आ जाएगा कि दोनों, ये जो इसकी राइट हैंड है, लेफ्ट साइड है वो हमने एक तरफ को कर ली, और जो उसके जो राइट साइड है वो हमने इसको कंबाइन कर लिया, तो फोर्स डायरेक्टली में आ गया और मास इनवर्सली में आ गया। हमें ये बात भी पता है कि जो मास है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड द न्यू एक्सप्रेशन विल बी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। हमें जब डायरेक्टली का साइन खत्म करना है तो डायरेक्टली का साइन खत्म करने पर को कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है, तो दैट इज द k। तो अगर हम k की वैल्यू फॉर द सिस्टम लें कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है या विदाउट इंटरेक्शन या फ्री स्पेस सिस्टम भी इसको कह सकते हैं, तो उसमें k की वैल्यू 1 होती है, तो k की वैल्यू 1 पुट करने पर तो F इज इक्वल टू ma आ जाएगा। तो दैट इज द रिलेशनशिप, दैट इज द फोर्स दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड द एक्सेलरेशन। इससे हमें पता चल सकता है कि फोर्स का और मास का और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है। तो ये फार्मूला है कि जिसकी मदद से हम निकाल सकते हैं फोर्स और मास का रिलेशन। अगर हम इसको डिस्कस करें इसके यूनिट को, तो हमने डिस्कस किया कि जो फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन है, हमने पहले ही डिस्कस किया था चैप्टर 3 के स्टार्ट में। और इसको हम अगर फुल फॉर्म में लिखना है तो स्मॉल n से न्यूटन लिखेंगे, अगर हमने इसको सिर्फ n सिंपल इसका लिखना है एक सैम्पल के तौर पर तो हम इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल N से। और अगर हम देखें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द 1 न्यूटन, कि 1 न्यूटन क्या होता है, तो हमें पता है कि जो फोर्स का फार्मूला है दैट इज द F इज इक्वल टू ma। तो मास इसमें इंक्लूड हो रहा है और इसमें एक्सेलरेशन इंक्लूड हो रहा है, और हमने देखा कि ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो फोर्स को कंबाइन कर रहा है, फोर्स को जनरेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी का मास 1 kg हो, 1 kg मास हो, और उसमें जो होने वाला एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, हम बोलेंगे उस वक्त बॉडी का जो फोर्स होगी बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाली, दैट इज द 1 न्यूटन फोर्स। अगर हम इसको एक्सप्रेशन में देखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 kg, क्योंकि मास का हमने यूनिट लिखा 1 kg और एक्सेलरेशन को हमने उसके यूनिट में लिखा और मैग्नीट्यूड 1 लिखी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, और साथ ही किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये 1 न्यूटन के इक्वल होता है। अगर
हम इसको ज़रा देखें एग्जांपल के तौर पर, तो ये भी ऐसे ही, अब हमने फुटबॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की तो ऑब्वियसली फुटबॉल मूव करेगा फोर्स लगाने पर, और हम इसकी मोशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फ्रॉम द फार्मूला कि इसका मास कितना है और बॉडी कितना एक्सलरेट कर रही है हमारे किक करने पर या हमारी फोर्स अप्लाई करने पर, दोनों को पुट करेंगे और हम वहां से फोर्स को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक कन्वर्जन की ज़रूरत है। हमें क्यों ज़रूरत है कन्वर्जन की? क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने मोमेंटम का फार्मूला डिस्कस किया तो मोमेंटम का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था P इज इक्वल टू mv। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ था P इज इक्वल टू mv फॉर द मोमेंटम। अगर आपको ये पिछले लेक्चर में याद हो, हमने वहाँ डिस्कस किया था P इज इक्वल टू mv। अब अगर हम इसको देखना चाहते हैं इन द फॉर्म के इसको कैसे लिख सकते हैं, अपने कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको देख सकते हैं कि अगर हम कन्वर्जन करें तो हम न्यूटन को देखें, मोमेंटम को देखें तो P इज इक्वल टू mv था, तो m का मैस ये यूनिट है वो किलोग्राम है, और जो वेलोसिटी यूनिट है दैट इज द मैस पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो न्यूटन सेकंड भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? न्यूटन का मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू mv, फिर हमने देखा कि जो मैस का यूनिट है वो किलोग्राम है, वेलोसिटी का यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, वो यहाँ से स्किप हो गया है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड के साथ सेकंड से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे और सेकंड से ही डिवाइड करवा देंगे। तो क्या होगा, ये आ जाएगा सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, यहाँ पर मिसिंग है सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, तो जो एक सेकंड है वो मीटर के साथ यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा सेकंड है वो नीचे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो ये 2 दफा सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करने पर ऐसा हुआ है। नेक्स्ट चलें तो हमें पता है कि जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हमने पिछले ही केस में पढ़ा, हम जब पिछली स्लाइड में देख के आए न्यूटन का फार्मूला दैट इज द किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड, तो इसकी जगह पे न्यूटन आ जाएगा और ये सेकंड इसके साथ एज इट इज ऐड आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अभी हमने डेरिवेशन की है, कन्वर्जन की है, तो मोमेंटम के 2 यूनिट हो गए, यहाँ से पता चला, एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड और दूसरा है न्यूटन सेकंड। तो ये एमसीक्यू पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज द यूनिट फॉर द मोमेंटम। ये ऑप्शन होगा नंबर ए, दिस वन नंबर बी, फिर नंबर सी होगा बोथ ऑफ देम एंड देन द नन ऑफ दीज। तो बोथ ऑफ देम इसका आंसर बनेगा, इन दोनों में से कोई आ जाए तो दोनों आंसर ही इसके करेक्ट होंगे। अब यहाँ पर अब आ रहा है यहाँ पे सेकंड बाय सेकंड और यहाँ पे मैस मीटर पर सेकंड, तो ये देख रहे हैं, समझ आ गई होगी बच्चों को काफ़ी हद तक यहाँ से। और ये हमने न्यूटन की रिप्रेजेंटेशन बताई कि इतना जो है न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखें तो हमने देखा कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है और जो न्यूटन सेकंड लॉ, इसमें फिर क्या डिफरेंस हुआ। हम देख रहे थे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में यही बताता है कि जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होगा। ऑब्वियसली बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रही, बॉडी की स्पीड में इंक्रीज नहीं आ रहा, तो बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो देखिए F इज इक्वल टू एम ए, एम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसीलिए फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स भी यहाँ से 0 कैलकुलेट हो जाएगी। और ऑब्वियसली हमें पता है कि जब बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए की फॉर्म में। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ भी तो हमें यही कहता है कि बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो बॉडी का जो फोर्स है वो 0 निकल आएगी। मीन एक्सेलरेशन 0 का मतलब फोर्स 0, तो वो हमें पता चलता है बॉडी रेस्ट में होगी, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, और हमें पता चल रहा है कि बॉडी का जो ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स है वो 0 है। और न्यूटन सेकंड लॉ में हमें यही बताता है कि बॉडी के ऊपर फोर्स, बॉडी का अगर एक्सेलरेशन 0 है, ये फार्मूला से हमने देखा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं वैल्यू पुट करने पर हमारे पास फोर्स की वैल्यू निकल आएगी। तो फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ में और न्यूटन सेकंड लॉ में क्या डिफरेंस निकला, तो वो भी यही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि फोर्स एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स 0, एक्सेलरेशन कोई होगा तो उसकी फोर्स होगी। और न्यूटन सेकंड लॉ भी यही बताता है कि हम वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स आ जाएगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में डिफरेंस है तो सिर्फ यही है कि न्यूटन सेकंड लॉ हमें मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो फर्स्ट लॉ से हमें नहीं मिलती। यानी फर्स्ट लॉ सिर्फ हमें एक अंदाजा देता है, एक एस्टिमेट देता है कि फोर्स लगाएंगे, बॉडी एक्सेलरेशन करेगी, कितना करेगी, कांट एक्सप्लेन बाय द फर्स्ट लॉ। बट द सेकंड लॉ हमें उसकी मैग्नीट्यूड का एक फार्मूला भी देता है कि कितना एक्सेलरेशन होगा, बॉडी कितना मैस होगा, वहां से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या कितनी फोर्स लगाए हैं कितने मैस पर तो कितना एक्सेलरेशन होगा, हम ये दोनों चीजें यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसके थर्ड लॉ की तरफ, जो कि इसका आखिरी लॉ है, थर्ड लॉ, द फाइनल लॉ। व्हाट इज द थर्ड लॉ? ये कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पर एक्शन करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी कोई रिएक्शन करती है, और वो रिएक्शन के दो फैक्टर होंगे। एक तो वो ऑलवेज इक्वल होगा उस एक्शन के जो हमने लगाया है, यानी कि अगर हमने कोई बॉडी पर एक्शन किया तो जो रिएक्शन होगा वो ऐसा ही होगा जैसा बॉडी ने एक्शन किया था। रिएक्शन इक्वल टू द एक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय द बॉडी, फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकंड बॉडी। तो अगर हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होगी। मतलब जो एक्शन है वो फर्स्ट बॉडी अप्लाई कर रही है फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी, और जो रिएक्शन है वो अब सेकंड बॉडी पर जो हो रहा है, जो रिएक्शन है दैट इज द एक्ट ऑफ सेकंड बॉडी। ये सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाता है, एक्शन अप्लाई करता है फोर्स फर्स्ट बॉडी टू सेकंड बॉडी, और जो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई करती है दैट इज द रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट कहती है कि अगर इक्वल, अगर एक्शन लगाएंगे किसी बॉडी पर तो वो इक्वल होगा, लेकिन ऑपोजिट होगा डायरेक्शन में। कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि हम मजीद इसका क्लैरिफाई हो सके कि क्या डिफरेंस है एक्शन और रिएक्शन में। तो पहले की तरफ चलते हैं। अब बुक लाइंग ऑन द टेबल, कि अगर हम बुक को देखें जो कि टेबल के ऊपर पुट की हुई है, तो एक बॉडी का जो ऊपर बॉडी को ग्रेविटी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो एक्शन है। उसके रिस्पॉन्स में जो टेबल बुक के ऊपर एक फोर्स लगाता है उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए, ये उसका रिएक्शन है। और एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल है, इसीलिए ये जो बुक है ना तो ये अपवर्ड मूव करती है ना ये डाउनवर्ड मूव करती है, बल्कि टेबल पर ही उसी जगह पर रहती है। तो हम कह सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन आपस में इक्वल है यहाँ पर, लेकिन इनकी डायरेक्शन है वो ऑपोजिट। हम फर्दर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी इसकी न्यूटन थर्ड लॉ की, कि वो क्या है, एंड दैट इज द फर्स्ट वन जो अभी हमने डिस्कस की कि एक एक्शन करती है बुक ऑन द टेबल, और उसके जो रिस्पॉन्स में टेबल एक्शन करता है, बल्कि रिएक्शन का होगा वो जो कि बुक पर हो रहा है, वो टेबल की वजह से ये एक्शन रिएक्शन होगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर एक बैलून है उसमें हमने हवा एयर फिल की हुई है, तो उस एयर को जब हम रिमूव करेंगे तो एयर की जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी उसके जिधर को बैलून की डायरेक्शन होगी। और नेक्स्ट हम देखें कि अगर रॉकेट टेकन ऑफ, कि अगर एक रॉकेट जो है वो अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा हो तो वो भी इसकी ही एग्जांपल होगी। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैलून है उसमें डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी, और जो इसकी एयर रश्ड आउट होगी वो पीछे की तरफ, यानी उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। और जो हमारा जो रॉकेट है अगर हम उसको देखें तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और जो इसके अंदर गैसेस रश्ड आउट हो रही हैं वो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ। तो उम्मीद है बच्चों इसमें आपको सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई इसमें कोई डिफिकल्टीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्कस करते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई करेंगे किसी वीडियो की फॉर्म में। थैंक यू सो मच बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़।